हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी मार्केटिंग की वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। ये वीडियोस आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 20 पार्ट 30। इस चैप्टर के भी 29 पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को कवर करवाए। और ऐसे लाइन टू लाइन कवर करवाना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरा टीचिंग स्टाइल, मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 20 है मैनेजिंग पर्सनल कम्युनिकेशंस। अगर हम पर्सनल कम्युनिकेशन मेथड्स की बात करें तो फिलिप कोटलर की बुक में 2 मेथड्स दिए हुए हैं जिनके थ्रू कोई भी कंपनी अपनी पर्सनल कम्युनिकेशन टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकती है। इन दोनों ही मेथड्स को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हमने स्टार्ट कर रखा है सेकंड मेथड जो है पर्सनल सेलिंग। एक बार देख लेते हैं लास्ट वीडियो में हमने क्या टॉपिक डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इवेल्युएटिंग द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। कंपनीज जब अपनी सेल्स फोर्स को मैनेज करती है तो उसका लास्ट स्टेप होता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना। उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए कंपनी को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कंपनी को कहाँ से मिलती है, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज इसी टॉपिक को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल इवेल्युएशन कि कैसे कंपनीज अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करती है फॉर्मली। द सेल्स फोर्स रिपोर्ट्स अलॉन्ग विद अदर ऑब्जर्वेशंस सप्लाई द रॉ मटेरियल फॉर इवेल्युएशन। ये कह रहे हैं जो सेल्स फोर्स की रिपोर्ट्स होती हैं उसके साथ साथ कुछ पर्सनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो हमारे सेल्स मैनेजर हैं उनको रॉ मटेरियल या रॉ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उनकी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के लिए। वन टाइप ऑफ इवेल्युएशन कंपेयर्स द करंट विद द पास्ट परफॉर्मेंस। ये कह रहा है वैसे तो बहुत सारे मेथड्स और टेक्निक्स हैं इवेल्युएशन करने के लिए, लेकिन उन मेथड्स में से अगर हम एक मेथड की बात करें तो एक मेथड है कि आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की करंट परफॉर्मेंस को उनकी पास्ट परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं कि भी कैसे वो अपनी जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं। आप उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। एन एग्जाम्पल इज शॉन इन टेबल 20.1। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे कि कैसे कंपनीज फॉर्मल इवेल्युएशन करती है अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की परफॉर्मेंस का। टेबल को देख लेते हैं। ये है टेबल नंबर 20.1। इसमें एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का डाटा दे रखा है जिसका नाम है जॉन स्मिथ। उसका अलग अलग ईयर्स के लिए परफॉर्मेंस का डाटा दे रखा है। 2011 में उसकी परफॉर्मेंस का डाटा ये था, 2012 में उसकी परफॉर्मेंस का डाटा ये था, 2013 में उसकी परफॉर्मेंस का डाटा ये था और 2014 में उसकी परफॉर्मेंस का डाटा ये था। कंपनी ने जॉन स्मिथ की परफॉर्मेंस को अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे इवेल्युएट किया है। तो टोटल कंपनी ने कितने पैरामीटर्स यूज़ किए हैं? 17 पैरामीटर्स का यूज़ किया है। 17 पैरामीटर्स के बेसिस पे कंपनी ने उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया है कि क्या वो अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, क्या उसके रिजल्ट्स हैं। क्योंकि कभी भी कंपनी एक पैरामीटर के बेसिस पे अच्छे से इवेल्युएशन नहीं कर सकती, क्योंकि हो सकता है कि वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव उस पैरामीटर पे अच्छे से परफॉर्म कर रहा हो और अदर पैरामीटर्स पे वो अच्छे से परफॉर्म ना कर रहा हो। तो आप कभी भी एक पैरामीटर के बेसिस पे अच्छे से इवेल्युएशन नहीं कर सकते। इसलिए कंपनीज क्या करती हैं, जब भी अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन करती है तो वो बहुत सारे पैरामीटर्स का यूज़ करती है। बहुत सारे पैरामीटर्स का यूज़ करके ही आप परफॉर्मेंस को अच्छे से इवेल्युएट कर सकते हैं। द सेल्स मैनेजर कैन लर्न मैनी थिंग्स अबाउट द रिप्रेजेंटेटिव जॉन स्मिथ फ्रॉम दिस टेबल। ये कह रहा है इस टेबल की हेल्प से सेल्स मैनेजर को जॉन स्मिथ रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। टोटल सेल्स
इंक्रीज्ड एवरी ईयर। ये कह रहा है अगर हम लाइन 3 को देखें तो इस रिप्रेजेंटेटिव की जो टोटल सेल्स हैं वो ईयर टू ईयर क्या हो रही हैं, इंक्रीज। देख लेते हैं, ये है लाइन 3। टोटल सेल्स 2011 में थी 6,74,000, 6,92,000, 8,23,000, 8,25,000। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि भी ईयर टू ईयर इसकी जो टोटल सेल्स हैं वो क्या हो रही हैं, इंक्रीज। लेकिन क्या आप इस एक पैरामीटर के बेसिस पे बोल सकते हैं कि ये अच्छे से जॉब को परफॉर्म कर रहा है? नहीं, क्योंकि हो सकता है वो इस पैरामीटर पे अच्छे से परफॉर्म कर रहा हो, दूसरे पैरामीटर्स पे इतना अच्छे से परफॉर्म ना करे। तो कभी भी एक पैरामीटर के बेसिस पे परफॉर्मेंस को इवेल्युएट नहीं करना। दिस डज नॉट नेसेसरली मीन स्मिथ इज डूइंग अ बेटर जॉब। यही बात हमने कही कि भी इसके बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि स्मिथ अपनी जॉब को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। द प्रोडक्ट ब्रेकडाउन shows he has been able to push the sales of product B further than the sales of product A, though A is more profitable for the company। अगर हम प्रोडक्ट ब्रेकडाउन करें, क्योंकि कंपनी के यहाँ कितने प्रोडक्ट्स हैं, 2 प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। अगर हम प्रोडक्ट के बेसिस पे देखें तो जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है जॉन स्मिथ, वो प्रोडक्ट बी की ज़्यादा सेल कर पा रहा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट ए, और कंपनी के लिए प्रोडक्ट ए ज़्यादा मोर प्रॉफिटेबल है, तो उसे सेल्स किसकी ज़्यादा करनी चाहिए, प्रोडक्ट ए की। लेकिन वो क्या कर पा रहा है, प्रोडक्ट बी की ज़्यादा सेल्स कर पा रहा है और प्रोडक्ट ए की इतनी सेल्स नहीं कर पा रहा। देख लेते हैं दोनों की सेल्स कितनी कितनी है। प्रोडक्ट ए की नेट सेल्स कितनी है, 2,51,000, 2,53,000, 2,70,000, 2,63,000। तो यहाँ देखें कि भी सेल्स 270 से 263 पे आ गई, तो सेल्स क्या हो रही है प्रोडक्ट ए की, डिक्रीज। प्रोडक्ट बी की सेल्स को देखते हैं, 4,23,000, 4,39,000, 5,53,000, 5,61,000। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रोडक्ट बी की जो सेल्स है ईयर टू ईयर क्या हो रही है, इंक्रीज। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ए प्रोडक्ट कंपनी के लिए मोर प्रॉफिटेबल है वो उसको सेल्स करने में इतना एफिशिएंट नहीं है। Given his quotas for the 2 products, line 4 and 5, Smith could be increasing product B sales at the expense of product A sales। अगर हम कोटास की बात करें कि दोनों प्रोडक्ट्स के लिए कंपनी ने कोटा फिक्स किया था, अगर उन कोटास की परसेंटेज की बात करें कि भी कितना कोटा उसने अचीव किया या फुलफिल किया है, तो उससे भी यही निकल के आता है कि भी उसने कोटा, जो प्रोडक्ट बी का कोटा है वो ओवर फुलफिल किया है, और जो प्रोडक्ट ए का कोटा था उसको वो फुलफिल भी नहीं कर पाया। देख लेते हैं परसेंट ऑफ कोटा प्रोडक्ट ए का कितना परसेंट कोटा उसने फुलफिल किया है, परसेंट ऑफ कोटा प्रोडक्ट बी का कितना कोटा उसने परसेंटेज अचीव किया है। प्रोडक्ट ए का देखते हैं 95.6, 100 में से सिर्फ पूरे टोटल कोटा में से वो 95% ही अचीव कर पाया है, 92%, 88%, 84। तो देख सकते हैं कि भी ए प्रोडक्ट के कोटा को वो पूरा अचीव नहीं कर पाया। प्रोडक्ट बी के कोटा को देखते हैं 120, 122%, 134%, 130%। और अगर हम बी प्रोडक्ट के कोटा की बात करें तो वो उसे अचीव करके ज़्यादा ही अचीव कर रहा है, 120% उसका अचीव किया है, 122% अचीव किया है, 134% अचीव किया है, 130% अचीव किया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा जॉन स्मिथ रिप्रेजेंटेटिव है वो प्रोडक्ट बी के सेल्स को या कोटा को इंक्रीज कर रहा है, किसके एक्सपेंस पे, प्रोडक्ट ए की सेल्स के एक्सपेंस पे, क्योंकि प्रोडक्ट ए की तो वो सेल्स इतनी ज़्यादा कर ही नहीं पा रहा। ऑल्दो ही इंक्रीज्ड टोटल सेल्स बाय $1,100 बिटवीन 2013 and 14, ग्रॉस प्रॉफिट्स ऑन द टोटल सेल्स एक्चुअली डिक्रीज्ड बाय $580। ये कह रहा है अगर हम टोटल सेल्स को देखें 2013 और 2014 में, तो टोटल सेल्स उसने इंक्रीज करी हैं $1,100 से, लेकिन अगर हम टोटल सेल्स का ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो वो हमारे डिक्रीज हुए हैं 2013 से 14 में, कितने से, $580 से। देख लेते हैं टोटल सेल्स अगर हम देखें 2013 और 14 में तो 8,23,900 से 8,25,000 हो गई। तो कितने डॉलर उसने इंक्रीज करी है, $1,100 उसने इंक्रीज करी है। लेकिन अगर हम टोटल ग्रॉस प्रॉफिट को देखें कि ग्रॉस प्रॉफिट 2013 और 14 में क्या है,
तो अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें 1,09,390 से 1,08,810 आ गया, तो जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था टोटल सेल्स पे वो $580 क्या हो गया, डिक्रीज। तो आप देख रहे हैं कि भी अगर टोटल सेल्स के बेसिस पे हम उसका इवेल्यूएशन करते तो ये अच्छे से जॉब को परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अगर सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे करें तो अब हमें पता चल रहा है कि भी ये अच्छे से अपनी जॉब को परफॉर्म नहीं कर रहा था, क्योंकि बेशक इसने टोटल सेल्स को इंक्रीज किया हो लेकिन फिर भी हमारे जो ग्रॉस प्रॉफिट्स हैं टोटल सेल्स पे वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। अब बात कर लेते हैं सेल्स एक्सपेंसेस की। सेल्स एक्सपेंस लाइन 9 shows a steady increase, though total expense as a percentage of total sales seems to be under control. 9-10 लाइन 10। अब 9 और 10 लाइन को देखते हैं। ये कह रहे हैं अगर हम सेल्स के एक्सपेंसेस को देखें तो 10,000, 11,000, 11,600, 13,200। तो जो हमारे सेल्स के एक्सपेंसेस हैं वो ईयर टू ईयर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ईयर टू ईयर इंक्रीज हो रहे हैं। अगर सेल्स एक्सपेंसेस को टोटल सेल्स का परसेंटेज देखें कि भी टोटल सेल्स का कितना परसेंट है सेल्स एक्सपेंसेस, तो फर्स्ट ईयर में है 1.5%, 1.6%, 1.4%, 1.6%। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि भी हमारे जो सेल्स एक्सपेंसेस हैं वो ईयर टू ईयर इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन अगर हम टोटल सेल्स का परसेंटेज देखें तो वो हर साल अंडर कंट्रोल है। लाइन 10 से पता चल गया, ठीक है, अंडर कंट्रोल है। द अपवर्ड ट्रेंड इन टोटल डॉलर एक्सपेंस डज नॉट सीम टू बी एक्सप्लेन्ड बाय एनी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉल्स। ये कह रहा है अगर हम नंबर ऑफ कॉल्स देखें कि भी उसने नंबर ऑफ कॉल्स कितनी करी हैं, अगर उससे हम एक्सपेंसेस को कंपेयर करें तो जो एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज हो रहे हैं वो कहीं भी एक्सप्लेन नहीं हो रहा कि भी उसने ज़्यादा नंबर ऑफ कॉल्स करी हैं इसलिए एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं। दो इट माइट बी रिलेटेड टू सक्सेस इन एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स, लेकिन उसने नंबर ऑफ कॉल्स तो डिक्रीज हुई हैं, वो तो इंक्रीज नहीं हुई कि हम सोचें नंबर ऑफ कॉल्स ज़्यादा हुई हैं इसलिए एक्सपेंस ज़्यादा हुआ है। लेकिन हो सकता है कि भी उसने कुछ नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया हो या उनको गेन किया हो, उसकी वजह से हो सकता है कि भी ये डॉलर एक्सपेंस क्या हो गया हूँ, इंक्रीज हो गया हूँ। देख लेते हैं। सेल्स एक्सपेंसेस को हमने देखा था कि वो हर साल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं 11,600 से 13,200। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ कॉल्स की बात करें, क्या वो नंबर ऑफ कॉल्स को इंक्रीज कर रहा है ताकि तभी उसके सेल्स एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए हैं? तो नंबर ऑफ कॉल्स अगर दिखें कि भी कितनी उसने टोटल कॉल्स करी हैं, 1675, 1700, 1680, 1660। तो नंबर ऑफ कॉल्स तो क्या हो रही है, डिक्रीज। उसने टोटल कितनी कॉल्स करी थी पिछले साल, 1680। इस साल कितनी करी है, 1660। अगर उसने कॉल्स कम करी हैं तो सेल्स के एक्सपेंसेस क्यों बढ़ रहे हैं? ये तो कहीं से भी एक्सप्लेन नहीं हुआ। अगर हम नंबर ऑफ कॉल्स इंक्रीज होती तो हम मान लेते कि भी चलो ठीक है, नंबर ऑफ कॉल्स ज़्यादा करी हैं पिछले साल से इसलिए सेल्स के एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा, नंबर ऑफ कॉल्स तो बल्कि डिक्रीज हुई हैं, 20 कॉल्स उसने कम करी हैं। लेकिन हो सकता है कि नंबर ऑफ न्यू कस्टमर्स, जो उसने नए कस्टमर्स अट्रैक्ट किए हैं या कंपनी के साथ जोड़े हैं, उनकी वजह से ये सेल्स एक्सपेंसेस हुए हों, क्योंकि नंबर ऑफ न्यू कस्टमर्स थोड़े से ज़्यादा हुए हैं। पहले पिछले साल 15 थे, अब 20 हो गए हैं, तो 5 नए कस्टमर्स उसने कंपनी के साथ जोड़े हैं। उसकी वजह से हो सकता है कि भी ये जो सेल्स के एक्सपेंसेस हैं ये इसलिए इंक्रीज हुए हों। नंबर ऑफ कॉल्स से ये कहीं भी सेटिस्फाई या एक्सप्लेन नहीं होता कि भी उसने इन नंबर ऑफ कॉल्स की वजह से, क्योंकि वो ज़्यादा हुई हैं तो उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए हैं। हो सकता है नए कस्टमर्स उसने गेन किए हैं, उसकी वजह से ये सेल्स एक्सपेंसेस थोड़े इंक्रीज हुए हों। Perhaps in prospecting for new customer, this representative is neglecting the present customers as indicated by an upward trend in the annual number of lost accounts. लेकिन अगर हम इसके ये देखें कि भी इसने कितने नए कस्टमर्स जोड़े हैं, नए कस्टमर्स तो इसने 5 इंक्रीज करे हैं, 15 से 20 हो गए हैं, 5 नए कस्टमर्स इसने कंपनी के साथ जोड़े हैं। लेकिन इस रिप्रेजेंटेटिव ने जो हमारे प्रेजेंट कस्टमर्स थे उनको इग्नोर किया है, और वो हमें कहाँ से पता चलता है, क्योंकि जो हमारे एनुअल नंबर ऑफ लॉस्ट अकाउंट्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। लाइन 15 से देखते हैं।
नंबर ऑफ लॉस्ट कस्टमर्स, कितने कस्टमर्स कंपनी ने इस साल लूज़ कर दिए, उसको अगर हम देखें तो 8, फिर 10 कस्टमर्स हमारी कंपनी से हटे, फिर 11 कस्टमर्स को हमने लूज़ किया और फिर 14 कस्टमर्स को हमने लूज़ किया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ लॉस्ट कस्टमर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। पहले सिर्फ 11 कस्टमर्स कंपनी को छोड़ के गए और अब 14 कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने कंपनी के प्रोडक्ट्स को छोड़ दिया। तो यहाँ से अगर हम देखें, उसने बेशक नए कस्टमर्स को इंक्रीज किया हो, नए कस्टमर्स उसने कितने जोड़े हैं, 5, लेकिन उसने जो करंट कस्टमर्स थे उनको इग्नोर करके उनको जोड़ा है, क्योंकि जो हमारे पुराने कस्टमर्स थे वो 11 की बजाय 14 कस्टमर्स ऐसे हैं जो कंपनी को छोड़ के चले गए हैं। तो यहाँ से भी हमने देखा उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को एंटरटेन करने में। अब हम देख लेते हैं लास्ट 2 लाइन्स को। द लास्ट 2 लाइन्स शो द लेवल एंड ट्रेंड इन सेल्स एंड ग्रोस प्रॉफिट्स पर कस्टमर। ये कह रहा है लास्ट की 2 लाइन्स हमें दिखाती हैं कि क्या लेवल है, क्या ट्रेंड है सेल्स पर कस्टमर और ग्रॉस प्रॉफिट पर कस्टमर। These figures become more meaningful when compared with overall company averages। ये कह रहा है हमारे पास 2 लाइन्स और हैं, लास्ट वाली एवरेज सेल्स पर कस्टमर, कि भी एक कस्टमर पे कितनी एवरेज सेल्स हमारी हुई है, कितनी क्वांटिटी हमने सेल करी है, और पर कस्टमर हमारा एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। तो इस रिप्रेजेंटेटिव का डाटा तो हमारे पास है, लेकिन इसको जब तक हम दूसरे एवरेजेस के साथ, ओवरऑल कंपनी के एवरेज के साथ कंपेयर नहीं करेंगे तो इससे हम कुछ भी इवैल्यूएशन या रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि पर कस्टमर इसकी एवरेज सेल्स ठीक है इतनी है, पर कस्टमर इसका एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट इतना है, तो इससे हम कोई भी इवैल्यूएशन करके रिजल्ट्स या कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि ये इंक्रीज ही हो रहा है 289, 292, 334, 326। तो इसको हम कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, जब हम इस डाटा को ओवरऑल कंपनी के जो एवरेजेस हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे। इफ स्मिथ्स एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट पर कस्टमर इज लोअर देन द कंपनीज एवरेज, ही कुड बी कंसंट्रेटिंग ऑन द रॉन्ग कस्टमर्स और नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम विद ईच कस्टमर। ये कह रहे हैं अगर हम ओवरऑल कंपनी के एवरेजेस देखें और उसके साथ स्मिथ के एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट पर कस्टमर, कि भी पर कस्टमर उसका कितना एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट है, उसको अगर ओवरऑल कंपनी के एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट पर कस्टमर से कंपेयर करें और अगर वो लोअर देन कंपनी एवरेज होता है, इसका मतलब है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है स्मिथ, वो रॉन्ग कस्टमर्स पे कंसंट्रेट कर रहा है या फिर जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको इनफ टाइम नहीं दे रहा, इसलिए उसका ग्रॉस प्रॉफिट पर कस्टमर क्या हो रहा है, अच्छा नहीं है या एवरेज से बिलो है। A review of annual number of calls, line 11, shows he might be making fewer annual calls than the average salesperson। अगर हम नंबर ऑफ कॉल्स की भी बात करें, जो अभी हमने देखा था कि भी नंबर ऑफ कॉल्स कितनी कर रहा है वो 11 पे, नंबर ऑफ कॉल्स में 1675, 1700, 1680, 1660। तो यहाँ से भी हम देखें तो एवरेज या नंबर ऑफ कॉल्स हैं कि भी एक साल में वो कितनी टोटल कॉल्स कर रहा है, वो भी डिक्रीज हो रही है। तो इससे हम क्या आइडिया लगा सकते हैं कि एनुअल जो उसकी एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स हैं वो भी अदर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे क्या है, कम। इफ डिस्टेंस इन द टेरिटरी आर सिमिलर टू दोज इन द अदर टेरिटरीज, ही माइट नॉट बी पुटिंग इन फुल वर्क डे, might be poor at sales planning and routing, or might be spending too much time with certain accounts। ये कह रहा है क्योंकि अलग अलग टेरिटरीज़ का डिस्टेंस अलग होता है, मतलब हो सकता है कोई टेरिटरी बड़ी हो, उसमें एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर के पास जाने में ज़्यादा टाइम लगता हो, तो ट्रैवलिंग में ज़्यादा टाइम स्पेंड होने की वजह से वो ज़्यादा नंबर ऑफ कॉल्स नहीं कर सकता। लेकिन अगर 2 टेरिटरीज़ में डिस्टेंस सेम है और उसके बाद भी वो दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स के जितनी कॉल्स नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब है वो फुल डे वर्क नहीं कर रहा, या फिर वो सेल्स की प्लानिंग और रूटिंग को अच्छे से प्लान नहीं कर पा रहा, या फिर वो कुछ ही अकाउंट्स पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। तो ये उसकी वीकनेसेस हो सकती हैं अगर वो एवरेज सेल्स पर्सन जितनी कॉल्स करते हैं उतनी नंबर ऑफ कॉल्स नहीं कर पा रहा। तो हो सकता है कि वो सेल्स की प्लानिंग और रूटिंग अच्छे से नहीं कर पा रहा, या फिर कुछ ही अकाउंट्स पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, या फिर वो पूरा दिन काम नहीं करता। तो इसलिए कहा जाता है कि जब आप किसी भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करें तो आप बहुत सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे ही इवेल्युएट करें।
क्योंकि हो सकता है वो एक पैरामीटर पे अच्छा हो और दूसरे पैरामीटर पे अच्छा ना हो। Even if effective in producing sales, the representative may not rate highly with the customers. और हो सकता है कि एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सेल को प्रोड्यूस करने में तो बहुत अच्छा है, वो सेल्स बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन हो सकता है वो कस्टमर्स के बीच में अच्छे से परफॉर्म ना करता हो, कस्टमर्स उसको पसंद ना करते हों। सक्सेस में कम बिकॉज कॉम्पिटिटर सेल्स पर्सन आर इन्फीरियर, द रिप्रेजेंटेटिव्स प्रोडक्ट इज बेटर, न्यू कस्टमर्स आर ऑलवेज फाउंड टू रिप्लेस दोज हु डिसलाइक द रिप्रेजेंटेटिव। और अगर हम मान लो वो सेल्स करने में इफेक्टिव भी है कि वो सेल्स को अच्छे से कर रहा है, सेल्स इंक्रीज हो रही है उसकी, हो सकता है वो जो सक्सेस है वो किस वजह से हो कि हमारे जो कॉम्पिटिटर का सेल्स पीपल है वो इतना अच्छा नहीं है, या फिर रिप्रेजेंटेटिव की जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो अच्छा है तो कस्टमर खुद ही परचेज कर लेते हैं, या फिर हमारे बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो रिप्लेस करना चाहते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, अगर उन्हें कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव पसंद नहीं है, तो इसलिए हो सकता है बाय लक उसकी सेल्स इंक्रीज हो रही हो और कस्टमर्स उसको वैसे इतना हाईली रेट ना करते हों। मैनेजर्स कैन ग्लीन कस्टमर ओपिनियंस ऑफ द सेल्स पर्सन, प्रोडक्ट एंड सर्विस बाय मेल क्वेश्चनियर्स और टेलीफोन कॉल्स। इसलिए ज़रूरी है कि भी आप जो फॉर्मल इवेल्यूएशन के बाद मैनेजर्स को कस्टमर्स का ओपिनियन भी लेना चाहिए कि भी कस्टमर्स का क्या ओपिनियन है सेल्स पर्सन को लेके, कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेके, कंपनी की सर्विसेज को लेके। मैनेजर्स कैसे कर सकता है, या तो उन्हें मेल क्वेश्चनियर सेंड कर दे या फिर टेलीफोन कॉल करे और कस्टमर के ओपिनियंस को गेन करे। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स कैन एनालाइज द सक्सेस और फेलियर ऑफ अ सेल्स कॉल एंड हाउ दे वुड इम्प्रूव द ऑड्स ऑन सब्सिक्वेंट कॉल्स। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर वो अपनी सेल्स कॉल में फेल हो जाते हैं या सक्सेस हो जाते हैं तो उन्हें उसको एनालाइज करना चाहिए कि क्या उनके प्लस पॉइंट्स थे, क्या उनके नेगेटिव पॉइंट्स थे, ताकि जब वो अगली कॉल करे तो उस पर अपनी कमियों को इम्प्रूव कर सके। क्योंकि मान लो एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने एक सेल्स कॉल की और वो उसको अचीव कर लेता है या सक्सेस मिल जाती है उसको, वहाँ से वो ऑर्डर रिसीव कर लेता है, सेल्स कॉल क्या हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है, तो उसको फिर भी एनालाइज करना चाहिए उसके प्लस पॉइंट्स क्या थे ताकि वो उसको अगली कॉल पे भी यूज़ कर सके। और अगर वो सेल्स कॉल में फेल हो जाता है, कस्टमर उसके पास ऑर्डर प्लेस नहीं करता, तो भी उसको एनालाइज करना चाहिए कि उसके ऑड पॉइंट्स क्या थे, मतलब माइनस पॉइंट्स क्या थे, ताकि वो आगे वाली कॉल पे उनको इम्प्रूव कर सके। देयर परफॉर्मेंस कुड बी रिलेटेड टू इंटरनल फैक्टर्स, एफर्ट, एबिलिटी एंड स्ट्रेटेजी, और एक्सटर्नल फैक्टर्स, टास्क एंड लक। ये कह रहे हैं, और अगर हम रिप्रेजेंटेटिव्स की परफॉर्मेंस को किसी चीज़ के साथ रिलेट करें कि भी उसकी परफॉर्मेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो वो इंटरनल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है और एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। इंटरनल फैक्टर्स हैं कितना एफर्ट उसने लगाया है, उसकी एबिलिटी क्या है सेल्स करने की, क्या स्ट्रेटेजी उसने फॉलो करी है। एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं टास्क क्या है उसका और उसका लक कितना काम कर रहा है। तो ये फैक्टर्स हैं जो किसी भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करते हैं या इन पे उसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि कैसे कंपनीज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की परफॉर्मेंस को फॉर्मली इवेल्युएट कर सकती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और जितना हो सके वीडियोज़ को शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।